नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई प्रेफर कि आप पहले वाली वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने डॉर्फ प्लैनेट के बारे में बात कर ली थी, प्लूटो के बारे में, ऑर्बिट, और हमने आर्यभट्ट, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड के बारे में भी बात कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं द अर्थ से। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट to the sun. In the size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the pole. That is why its shape is described as geoid. Geoid means earth-like shape. Very simple to understand. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, हमें मालूम है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हम साइज में अगर देखें तो हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ऑब्वियसली हमारा जो अर्थ का है शेप वो ऐसा नहीं है, वो कुछ कुछ ऐसा भी है और कहीं कहीं से इस साइड पे थोड़ा दबा हुआ भी है। सो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब सिंपल होता है अर्थ लाइक शेप। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. देखिए, conditions favorable to support life। अब हम ये पूछ सकते हैं कि भाई हम अर्थ पे हैं या अर्थ पे ही लोग क्यों हैं, किसी और प्लैनेट पे क्यों नहीं है? उसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि जो लाइफ सपोर्ट करने के लिए कंडीशंस हमें चाहिए वो अर्थ पे अवेलेबल है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। धरती जो है, अर्थ जो है, वो ना तो इतनी गर्म है कि हम ना जी पाएँ और ना ही इतनी ठंड है कि हर जगह बर्फ़ जमी पाए तो हम लोग अपने लिए कुछ उगा ना पाएँ। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके ऊपर पानी भी है और हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ एयर को नहीं बोल सकते, एयर के अंदर जो गैसेस हैं वो लाइफ सपोर्टिंग है। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन। ओके, लाइफ सपोर्टिंग में सबसे पहला नाम ऑक्सीजन का आएगा। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और यही रीजन्स है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि इसके पास फेवरेबल कंडीशंस है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। ये ना तो बहुत कोल्ड है ना ही बहुत हॉट है। ये सर्वाइवल के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर और एयर है और यहाँ की एयर में ऑक्सीजन मिलती है जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। ओके, इसीलिए इस प्लैनेट को एक यूनिक प्लैनेट बोला गया है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called as blue planet. और इसे एक ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अर्थ को आप दूर से, जब हमने चांद पे से अर्थ को देखा तो हमें समझ में आया कि अर्थ ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि 2/3 पार्ट, आपने देखा ना यहाँ लिखा हुआ है 2/3 सरफेस जो है अर्थ का, 2/3 हिस्सा अर्थ का जो है वो किससे ढका हुआ है? उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, इसीलिए वो ब्लू दिखती है। ओके, अब हम ये वाला एक बॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 lakh kilometers per second, yet even with the speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. अब आप ये समझे कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है, यानी कि एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर्स को कवर कर लेती है। लेकिन आप सोच के देखें कि अर्थ से सन इतनी दूर है कि सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लेती है। कितने मिनट्स लेती है? 8 मिनट्स। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये वन लाइनर में आ सकते हैं। देन कम्स द मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, मून, हमें पता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो अर्थ का 1/4 जो है, अर्थ का डायमीटर, आपको पता है ना, ये सर्कल होता है, ये इसका सेंटर होता है। तो जो लाइन यहाँ तक पास करती है दिस इज द रेडियस, लेकिन जो लाइन सेंटर से पास करके अदर पॉइंट तक पहुँचती है ना, स्ट्रेट लाइन, दैट इज द डायामीटर।
जो अर्थ का डायामीटर है उसका 1/4 डायामीटर है किसका, मून का 1/4. ओके, नाउ इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. अब हम कहें कि भाई हमें तो मून बहुत बड़ा दिखता है, अगर ये अर्थ का इतना छोटा है तो ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो हमारे पास इतने हैं, वो और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरेटिवली में हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए वो साइज़ में हमें इतना बड़ा नज़र आता है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. ये कितनी दूर है हमसे, ये 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है अर्थ से. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सन कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स. हाउ मेनी, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन हमसे, लेकिन मून जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख किलोमीटर्स है. मिलियन तो है ही नहीं, 3,84,000 किलोमीटर्स दूर है. तो मून, सन तो आप सोच सकते हैं कितनी दूर है और मून कितनी पास है. द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज. जैसे अर्थ का जो साइकिल होता है वो कितना साइकिल होता है इसका, अर्थ का अराउंड सन, इट इज़ 365 डेज, और मून का साइकिल अराउंड द अर्थ कितना होता है, 27 डेज. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एग्जैक्टली ये इतना ही सेम टाइम ही लेता है स्पिन होने में. स्पिन होना यानी कि देखिए, एक होता है ये सन है ऐसे घूमना, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्विंग. एक होता है कि ये अर्थ है और ये उसका एक्सिस है, ये इसी के ऊपर घूम रहा है, वो खड़े खड़े ही घूम रहा है. और रिवॉल्व करना होता है व्हेन इट्स रिवॉल्विंग लाइक दिस. ओके, मैं आपको समझाती हूँ. सी, दिस इज द पेंसिल, राइट, और ये एक कलर है. अगर ये कलर इसके आसपास ऐसे मूव कर रहा है तो इट्स रिवॉल्विंग, ठीक है. लेकिन अगर मैं इस कलर को रख दूँ और मैं सिर्फ पेंसिल को ऐसे 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 एक ही जगह पे खड़े खड़े घुमाऊँ, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग. ओके, सो जब वो स्पिन करता है तो वो इतना ही टाइम लेता है. वो एक जगह पे खड़े खड़े घूमता है अपने आप में तो भी 27 डेज लेता है, और पूरा घूमता है तो भी 27 डेज ही लेता है. द मून डज नॉट हैव द कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. और मून के पास कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ सर्वाइव हम कर सकें. ओके, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट. डिप्रेशन यानी कि ऊबड़ खाबड़, बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह है इसकी, बहुत अप्स एंड डाउन्स है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पे लाइफ सपोर्ट्स नहीं है. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. जो हमें मून के ऊपर धब्बे दिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि चांद के ऊपर धब्बे हैं, चांद के ऊपर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे डार्क डार्क दिखता है. वो क्या है, वो शैडोज़ हैं, क्योंकि वो डिप्रेशंस इतने ज़्यादा हैं, वो इतनी ऊबड़ खाबड़ जगह है कि जहाँ से वो नीचे दब जाती है, वो उसका ऊपर उठा हुआ हिस्से का शैडो पड़ता है उसके ऊपर. वो शैडो हमें अर्थ से दिखता है, इसीलिए हमें लगता है कि चांद के ऊपर दाग हैं या चांद थोड़ा कहीं कहीं से हमें डार्क दिखता है. ओके, अब यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं हाथ की हाथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून on 20th July 1969. So 20th July 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man जिन्होंने चांद के ऊपर पैर रखा था, मून के ऊपर वो गए थे. Okay, then comes the satellite. Satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. ये मैंने आपको अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि सैटेलाइट होने का सिंपल मतलब है किसी भी चीज़ के आसपास कॉन्टिन्यूसली राउंड शेप में चक्कर मारते रहना. ओके, अब या तो हम सैटेलाइट मैनमेड बनाए और हम अर्थ के ऑर्बिट पे छोड़ देते हैं, वो अर्थ के आसपास घूमती रहती है, या फिर हम क्या करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ है, ये मून है, ये आसपास घूम रहा है. सिमिलरली अर्थ है, वो सन के आसपास घूम रही है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स is an artificial body. It is designed by the scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by the rockets and placed in the orbit around the sun. Okay, तो हम लोग मैन मेड सैटेलाइट्स हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाते हैं, उसको हम अर्थ है उसके आसपास एक ऑर्बिट पे छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये अपने आप घूमती रहती है. और हमने ऐसा किया क्यों,
हमारा रीज़न क्या है ये करने का, ताकि हमें यूनिवर्स के बारे में और नॉलेज मिल सके, ताकि हमारी अर्थ पे कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप घर के लैंडलाइन से किसी को कॉल करते हैं, तो वो कहाँ जाती है? इट गोज़ टू द सैटेलाइट एंड देन गोज़ टू द अदर पर्सन यू आर कॉलिंग। ओके, बट वो स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है, राइट? सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नेम देख लेते हैं। INSAT, इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ये सब वो सैटेलाइट्स हैं जो इंडियंस ने बनाई हैं और हमारी सैटेलाइट्स वहाँ पे स्पेस में वर्क कर रही हैं। ओके, देन कम्स टू द एस्टेरॉइड्स। व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स? हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी सोलर सिस्टम में क्या क्या है। मून है, सन है, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं, मिटेरॉइड्स हैं। तो वहाँ पर हमने एस्टेरॉइड्स और मिटेरॉइड्स को डिस्कस नहीं किया था, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, they are numerous tiny bodies which also move around the sun. अब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसके आसपास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ मून्स ही आसपास घूम रहे हैं या सिर्फ प्लैनेट्स ही सन के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे 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 टाइनी बॉडीज़ हैं जो सन के आसपास घूम रही है। अब छोटे का मतलब इतना छोटा नहीं है, अर्थ का छोटा होना हमारी छोटे होने की बात करना, और एस्टेरॉइड्स एक्चुअल में काफ़ी बड़े भी होते हैं। दिस इज एन एस्टेरॉइड। ओके, नाउ दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये वो पत्थर है जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने के दौरान हमारे ही प्लैनेट से टूट टूट के निकले होंगे। हमारे प्लैनेट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अर्थ, बाकी प्लैनेट से भी टूट टूट के जिनके पत्थर बिखर गए, और आज भी सन की जो वो बाइंडिंग उसकी वो जो बाइंडिंग एक एफिशिएंसी है कि वो सब प्लैनेट्स को आसपास अपने अट्रैक्टेड रखता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम बाइंडेड है, उसी की बाइंडनेस की वजह से भी ये एस्टेरॉइड्स आज तक सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। और कौन सी बेल्ट पे सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, देन कम्स द मिटेरॉइड्स। अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मिटेरॉइड्स। और कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं वो मिटेरॉइड्स हैं। समटाइम्स दीज मिटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कई बार मिटेरॉइड्स क्या होते हैं, वो हमारी अर्थ के इतने पास आ जाते हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और वो हमारी अर्थ के ऊपर गिर भी जाते हैं। During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. ये हुआ है। ओके, ये हुआ है कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक पत्थर है, एक इतना बड़ा पत्थर है, वो सोलर सिस्टम से यानी कि स्पेस में से बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत अच्छी स्पीड पे आ रहा है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया। द मोमेंट इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उसकी स्पीड चल रही है और एयर की स्पीड चल रही है, तो क्या हो रहा है? एक फ्रिक्शन, कॉन्टिन्यूस एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? आग लग जाती है, बर्न अप हो जाता है, और हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि हमें वो आग तो दिखेगी नहीं, वो इतनी दूर से आ रहा है, हमें एक छोटी सी लाइट दिखती है। कैसे? जैसे एक लाइट ऐसे चली गई, तो हमें दिखता है कि यहाँ से मेटेरॉइड आया और बर्न होके यहाँ गिर गया, जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स। कहानी हम सुनते थे बचपन में कि तारा टूटा, एक्चुअल में कोई तारा नहीं टूटता है, एक्चुअल में कोई स्टार टूट के ऐसे नहीं बिखरता है, इट्स द मिटेरॉइड्स। कोई मिटेरॉइड अगर अचानक से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए और वो आग पकड़ ले, बर्न होने लग जाए, तो वो शूटिंग स्टार की तरह दिखता है, एक लाइन सी दिखती है हमें लाइट की, और हमें लगता है कोई तारा टूट के गया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ मिटेरॉइड। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो मिटेरॉइड पूरी तरीके से जले ही नहीं है, और वो एज इट इज़ फॉर्म में, क्योंकि उनके साइज इतने बड़े थे, वो अर्थ पे गिरे हैं, और जिसकी वजह से एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। कोई भी चीज़ एकदम से यहाँ गिरेगी तो क्या होगा? वहाँ गड्ढा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा
हॉलो क्रिएट हो जाता था, एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता था जिसके अंदर वो गिर जाता था और वहाँ से धरती थोड़ी नीचे को धंस जाती थी. Now, do you see a whitish broad band like a white glowing patch across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. Okay, Milky Way galaxy होती है. Our solar system is a part of the galaxy. अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि एक whitish broad band होता है, white glowing path होता है स्काई के अंदर, क्लियर स्टारी नाइट के टाइम में ये दिखता है. बहुत, अगर आपके पास बहुत अच्छा टेलीस्कोप है तो आप ये देख सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा. और इसे हम मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर कहते हैं. सो अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड एज गैलेक्सी. इस तरह का एक क्लस्टर दिखता है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह का एक क्लस्टर दिखता है. दिस इज कॉल्ड द गैलेक्सीज. ओके, और हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा. आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द गैलेक्सी. अब आप सोच के देखें कि मैं आपसे कह रही थी अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ से भी बड़ा है सन, और अर्थ से बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. और ऐसे ही सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी का. तो आप सोच के देखें कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और उस गैलेक्सी का बहुत छोटा सा पार्ट है हमारा अर्थ, जो कि हमें इतना बड़ा लगता है. ओके, तो हम कहाँ थे? इन द एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. और एंशियंट टाइम में हम इसे क्या कहते थे? इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. यानी कि हम लोग इसे क्या कहते थे कि एक नदी है, एक रोशनी की नदी, एक ग्लो करती हुई नदी है जो आसमान में बह रही है. ओके, और रिवर ऑफ लाइट, रोशनी की नदी है एक. ठीक है. दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा. इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? आकाश गंगा. गंगा धरती पे बहती है और आकाश में बहने वाली गंगा को क्या कहा गया था? मिल्की वे गैलेक्सी. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. एक गैलेक्सी होती क्या है? जहाँ पर ह्यूज सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं और बहुत सारी गैसेस और डस्ट है. There are millions of such galaxies in that makes a universe. और galaxies के बाद कौन आता है? यूनिवर्स. यानी कि ऐसी बहुत मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसकी वजह से एक यूनिवर्स बनता है. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. ओके, अब साइंटिस्ट इसकी खोज ज़रूर कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है. हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन एक खोज चल रही है कि ये कितना बड़ा है. और उस बड़े को खोजने के लिए बहुत साइंटिस्ट इसकी तैयारी कर रहे हैं. लेकिन इस चीज़ की हम गारंटी आपको दे सकते हैं दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है. मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, ये हम हैं. हम किस में हैं? अर्थ पे. अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में. और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में. सो यू गेट द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? नाउ कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? Definitely we can. You are now on the earth and the earth is part of the solar system. We discussed our solar system is a part of Milky Way galaxy. हमें पता है, which is again a part of the universe. So think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. हम ये बात मान सकते हैं कि हमें ये तो मालूम है कि यूनिवर्स में ऐसी मिलियंस ऑफ और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं. तो आप सोच सकते हैं, आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है. ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार? बताएं जल्दी. बहुत ही सिंपल आंसर है. स्टार के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, प्लैनेट के पास नहीं होती है, राइट? स्टार का साइज देखिए, प्लैनेट्स का साइज देखिए. स्टार्स किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते नहीं हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं. सो व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम? हमने डिस्कस किया. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब डिस्टेंस सन से याद है? माई वेरी एफिशिएंट मदर
just served us the nuts. Okay, then comes why is the earth called a unique planet? क्यों कहते हैं भाई यूनिक प्लानट अर्थ को? गैसेस हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, वाटर है, और इट्स नॉट टू हॉट, इट्स नॉट टू कोल्ड. ओके, हमने डिस्कस कर लिया था. व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा बट, क्योंकि इसके रोटेशन में और इसके रेवोल्यूशन में सेम नंबर ऑफ डेज आते हैं. उतना ही टाइम दोनों चीज़ें लेती हैं. दैट इज़ द 27 डेज. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मून का हमें सिर्फ वन साइड दिखता है, क्योंकि जब तक वो घूम के दूसरी बार आता है वो अपनी ही एक्सिस पे खड़े खड़े दोबारा घूम चुका होता है, तो हमें उसका दूसरा साइड कभी दिखता ही नहीं है. व्हाट इज़ द यूनिवर्स? आई टोल्ड यू. टिक द करेक्ट आंसर. द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन. Come on, quickly. Venus. Which is the third nearest planet to the sun? Earth. All the planets move around the sun in an elongated path. सर्क्युलर पाथ नहीं, मैंने आपको बताया था वो सर्क्युलर पाथ नहीं है, वो elongated पाथ है. रेक्टेंगुलर पाथ मतलब ही नहीं बनता. It's an elongated path. The pole star indicates the direction of north. Always remember, pole star कहाँ डायरेक्शन शो करता है? नॉर्थ की टूवर्ड्स. इट हैज़ अ फिक्स्ड पोजिशन. ओके, और आगे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. वी डिस्कस्ड इट. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन. एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो एक वेरियस कोई भी तरह का पैटर्न बना रहा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन. अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड एज galaxy. Moon is the closest celestial body of our earth. Okay, earth is the third nearest planet of the sun, and planets do not have their own heat and light. They are very simple questions. अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने सिंपल क्वेश्चंस थे. आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो. प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.